आवाज के चल रहा था, जैसे कोई भूत हो। ये ओल्ड शू है, ये कई। युआनहोंग ने शुक्रिया कहा और फिर वो उस बूढ़े आदमी के साथ एक रिक्शे में बैठ गया। वो दोनों उस वेंजन मार्शल आर्ट स्कूल की तरफ जा रहे थे जहां उसने अपने 10 साल बिताए थे। लगभग 15 मिनट बाद हो युआनहोंग उस बूढ़े आदमी के साथ उस जाने पहचाने स्कूल के अंदर गया। गॉड ऑफ स्पीयर स्कूल के किसी आदमी का वहां आना उन लोगों के लिए बहुत हैरानी की बात थी। सब लोग उनकी तरफ देख रहे थे, चाहे वो दरवाजे पर खड़े डिसाइपल्स हो या पेट्रोल कर रहे एक्सपर्ट्स। जब वो बूढ़ा आदमी उन्हें घूर कर देखता तो वो सब ऐसे डर जाते जैसे किसी ने उन पर कोई जादू कर दिया हो। वो सब चुपचाप पीछे हट जाते और उनके लिए रास्ता छोड़ देते। इस तरह वो दोनों बिना किसी परेशानी के उस रूम में पहुंच गए जहां सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते थे। उन्होंने जो भी पेपर्स चाहिए थे वो ले लिए। अरे सीनियर ब्रदर, देखो, ये तो वही लगा है जो पहले हमारे आदम में काम करता था। क्या नाम था इसका? होंग। इसे तो निकाल दिया गया था ना। थोड़ी दूर पर किसी ने हो युआनहोंग को पहचान लिया। जेंटलमैन सॉर्ड भी वहीं से गुजर रहा था। उसके साथ जो आदमी है उसके कपड़े देखकर तो लग रहा है कि वो गॉड ऑफ स्पीयर स्कूल का है। जेंटलमैन सॉर्ड ने बस एक नजर देखी। उसने हो युआनहोंग की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ उस बूढ़े आदमी पर थी जिसने गॉड ऑफ स्पीयर स्कूल के कपड़े पहने हुए थे। ये लड़का तो बहुत चालाक निकला। जैसे ही मैंने इसे स्कूल से निकाला, इसने जाकर दूसरे स्कूल के एक मामूली से सर्वेंट को पकड़ लिया। पास खड़े एक आदमी ने हंसते हुए कहा, चलो चलो चलते हैं, यहाँ देखने लायक कुछ नहीं है। जेंटलमैन सॉर्ड ने अपनी नजरें फेर ली। तब तक वो युआनहोंग का सारा काम हो चुका था। उसका नाम वेंजन मार्शल आर्ट स्कूल के रजिस्टर से हमेशा के लिए कट चुका था। डायरेक्ट डिसाइपल, काफी देर हो गई है, चलो मैं तुम्हें पहले स्कूल छोड़ देता हूं। उस बूढ़े आदमी ओल्ड शू ने कहा। शुक्रिया, हो युआनहोंग ने जवाब दिया। डायरेक्ट डिसाइपल, ये लफ्ज सुनते ही जेंटलमैन सॉर्ड, जो अभी 2 कदम ही आगे बढ़ा था, अचानक रुक गया। वो झटके से पीछे मुड़ा और उस बूढ़े आदमी और हो युआनहोंग की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में हैरानी और डर साफ दिख रहा था। गॉड ऑफ स्पीयर स्कूल में तो सिर्फ एक ही मास्टर है और वो है ली शुशिंग। और जो डायरेक्ट डिसाइपल होता है वो सिर्फ मास्टर का ही डिसाइपल हो सकता है। इसका मतलब ये ली शुशिंग का डिसाइपल बन गया है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जेंटलमैन सॉर्ड को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा इतना टैलेंट होने के बाद भी मैं ली शुशिंग की नजर में नहीं आ सका, और ये मामूली सा कीड़ा ये अचानक से ली शुशिंग का डिसाइपल कैसे बन गया? ली शुशिंग कोई ऐसे वैसे लड़के को अपना डिसाइपल नहीं बनाता। उसका डिसाइपल बनने के लिए या तो कोई बहुत बड़ा जीनियस होना चाहिए या फिर कम से कम ह्वाजिंग लेवल तक पहुंचने का पोटेंशियल होना चाहिए। नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि इस कीड़े का टैलेंट मुझसे भी ज्यादा हो? जेंटलमैन सॉर्ड हो युआनहोंग को घूर रहा था। वो आगे बढ़कर उससे पूछना चाहता था, लेकिन बाकी डिसाइपल्स के सामने उसे अपनी जेंटलमैन वाली इमेज भी तो बचानी थी। इसलिए उसने अपने गुस्से को पी लिया। मैं पता लगाऊंगा, मैं अपने घर वालों से कह सब कुछ पता लगाऊंगा। थोड़ी देर बाद मैनेजर शू हो युआनहोंग को लेकर गॉड ऑफ स्पीयर स्कूल पहुंचा और वहां उसके सारे पेपर्स तैयार कर दिए। मास्टर, एक बरहे से प्रैक्टिस रूम में जाकर हो युआनहोंग ने ली शुशिंग को प्रणाम किया, जो उसका इंतजार कर रहा था। ली शुशिंग ने हो युआनहोंग को ध्यान से देखा और बहुत खुश हुआ। उसने एक लोहे का टोकन उसकी तरफ उछाला। ये हुईचुन तांग फार्मेसी का टोकन है। मिंगजिंग लेवल पर जो भी दवाइयां चाहिए हो वो सब यहां से मिल जाएंगी, और हाँ, सारा बिल तुम्हारी सीनियर सिस्टर के नाम पर फटेगा, तो पैसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। ली शुशिंग हंसते हुए बोला। उस टोकन को देखकर वो युआनहोंग की आंखों में चमक आ गई। ये वही चीज थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। मिंगजिंग लेवल पर पहुंचने के बाद जो आम दवाइयां वो दुकान से लाता था उनका कोई असर नहीं हो रहा था। उसका शरीर जिस तेजी से बदल रहा था उसके लिए वो दवाइयां काफी नहीं थी, और मिंगजिंग लेवल की दवाइयां इतनी महंगी थी कि वो उन्हें खरीद नहीं सकता था। इसलिए उसे उन आम दवाइयों से ही काम चलाना पड़ रहा था। लेकिन अब अपने मास्टर से ये टोकन मिलने के बाद उसे मिंगजिंग लेवल पर अपने शरीर की कमजोरी की कोई फिक्र नहीं थी। चलो, अभी काफी वक्त है, आज मैं तुम्हें कुछ असली टेक्निक्स सिखाता हूं। बाजिकान की टेक्निक्स स्पीयर से ही बनी है। बॉक्सिंग और एल्बो टेक्निक्स, ये सब भी स्पीयर का ही हिस्सा है। जब कोई एक्सपर्ट लेवल पर पहुंचता है तो उसकी बॉक्सिंग और स्पीयर टेक्निक्स एक हो जाती है। जब तुम अपनी कोहनी से वार करते हो तो वो किसी स्पीयर की तरह लगता है, उसमें बहुत ज्यादा पावर होती है। इसलिए जब तुम प्रैक्टिस करो तो एक स्पीयर के साथ प्रैक्टिस करना। ये कहते हुए ली शुशिंग ने पास रखे एक स्टैंड से एक सफेद रंग का स्पीयर उठा लिया। फिर उसने एक एक बात बहुत ध्यान से समझाई। सारी बातें समझाने के बाद ली शुशिंग ने एक गहरी सांस ली। उसने अपना दाहिना पैर जोर से जमीन पर पटका और अपने हाथ में पकड़े उस स्पीयर से सामने की तरफ वार किया। सूश, एक हल्की सी आवाज आई और उस स्पीयर का कोना सामने दीवार पर रखे हुए कुछ कागजों के आर पार हो गया। फिर उसने उस स्पीयर को बड़ी ही आसानी से वापस खींच लिया। जब ली शुशिंग ने वो स्पीयर वापस रखा तो वो युआन ने उन कागजों को ध्यान से देखा। उसने देखा कि उन कागजों की 10 तहें बनी हुई थी और उन 10 कागजों के बीच में एक बहुत ही साफ और गोल छेद था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस स्पीयर से वार नहीं किया, बल्कि किसी मशीन से बहुत ही सफाई से उसे काटा हो।
ये तो कमाल का कंट्रोल है। फिर ली शुक्सिंग ने उसे एक दो बार और करके दिखाया और फिर वो स्पीयर वो युहान होंग को देकर अपने हाथ पीछे बांधकर वहां से चला गया। इतनी जल्दी आपने उसे और क्यों नहीं सिखाया? बाहर खड़ी सीनियर सिस्टर फैंग यू ने पूछा। पहले उसे खुद प्रैक्टिस करने दो, उसे पता चलना चाहिए कि असली टेक्निक्स और बाहर के मार्शल आर्ट्स में क्या फर्क होता है। कहीं उसमें घमंड न आ जाए। मास्टर आपने उसे क्या सिखाया है? कागज में छेद करना। उस जमाने में हमारे सबसे बड़े सीनियर ब्रदर ने न जाने कितने कागज बर्बाद कर दिए थे, पर वो इसे सीख नहीं पाए थे। वो तो इतने परेशान हो गए थे कि उन्हें खुद पर शक होने लगा था। और आपने एक नए लगरे को ये टेक्निक सिखा दी बिना कोई बेसिक सिखाए? फांग यू ने हैरानी से पूछा। इसमें क्या बड़ी बात है? जब मैं इस स्कूल में नया आया था तो मेरे मास्टर ने भी मुझे यही टेक्निक सिखाई थी। वो मुझे डराना चाहते थे। ली शुक्सिंग हाथ पीछे बांधकर मजे से बाहर की तरफ चल रहा था। पर मैंने किसी से मदद नहीं मांगी। सिर्फ 5 दिनों में मैं उस कागज में छेद करने लगा था। मैंने अपने मास्टर से बस आधा महीना कम वक्त लिया था। ये याद करके ली शुक्सिंग के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई कि उस वक्त उसके मास्टर का चेहरा देखने लायक था। ये उनके स्कूल की एक पुरानी रस्म थी। जब भी कोई नया लगरा आता तो मास्टर उसे कोई बहुत मुश्किल टेक्निक सिखा देते ताकि उसका घमंड टूट जाए। हो योहोंग, अब देखते हैं कि तुम क्या करते हो। उधर उस भारी स्पीर को हाथ में लिए हो योहोंग ने अपनी पोजीशन ली। उसका खून खौल रहा था। उसने अपना पैर जमीन पर पटका, कमर घुमाई और स्पीयर को सीधा कागज की तरफ दे मारा। सूस दीवार पर लटके हुए वो 10 कागज उस स्पीयर की नोक से बुरी तरह फट गए और उनके टुकड़े हवा में उड़ने लगे। ज्यादातर कागज नीचे गिर गए। बाजीक्वान मिंगजिंग प्रोग्रेस 143/600। फिर से वो युएनहोंग में हार नहीं मानी। उसने अपने उस वार को समझा कि उसमें क्या गलती थी और फिर उसने दोबारा वार किया। सूश, इस बार भी कागज फटे, लेकिन पहले जितने नहीं, सिर्फ आधे कागज ही फटे और नीचे गिरे। इस बार वार की स्पीड और ताकत पहले से बेहतर थी। जारी रखो। बाजीकान मिंगजिंग प्रोग्रेस 144/600। हो युएनहोंग ने थोड़ी देर सोचा, अपनी पोजीशन को थोड़ा सा ठीक किया और फिर से वार किया। इसके बाद हो युएनहोंग उस प्रैक्टिस रूम में ही रहा। हर वार के बाद वो थोड़ा सोचता, अपनी गलती समझता और फिर से वार करता। उसका हर वार पिछले वार से बेहतर हो रहा था। कुछ ही देर में वो उस लेवल पर पहुंच गया जहां वो कागज को तो छेद रहा था, पर एक भी कागज फटकर नीचे नहीं गिर रहा था। इसका मतलब था कि वो अपनी ताकत को कंट्रोल करना सीख रहा था और उसे ये टेक्निक समझ में आने लगी थी। जारी रखो। वो पास रखा पानी गटागट पी गया और अपने मास्टर की रखी हुई मिंजिंग लेवल की थोड़ी सी दवाई भी खा ली। फिर उसने वो स्पीयर उठाया और फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दी। सूस सूस सूश। उस प्रैक्टिस रूम में स्पीयर के हवा को चीरने की और कागज के फटने की आवाजें लगातार आ रही थी। शाम होते होते जब वो युएनहोंग ने एक और वार किया तो स्पीयर की नोक जैसे ही कागज से टकराई, उस कागज पर पानी की लहरों जैसी एक वेव सी बन गई। अब मैं समझ गया। बाजीकॉन मिंगजिंग प्रोग्रेस 196/600 वाकई ये जिनमेन का नंबर 1 मार्शल आर्ट्स स्कूल है। यहाँ का मार्शल आर्ट्स सीखना बहुत मुश्किल है। सिर्फ इस बेसिक टेक्निक को समझने में मुझे पूरी दोपहर लग गई। ये बहुत स्लो है। अगर मुझे इसे मास्टर करना है तो मुझे कम से कम 2 दिन और लगेंगे। अगर मास्टर ने मुझे ऐसे प्रैक्टिस करते देखा तो वो बहुत निराश होंगे। मुझे नहीं पता कि मास्टर को इसे सीखने में कितना वक्त लगा था, पर वो तो एक जीनियस है। उन्होंने तो इसे 2 दिन में ही मास्टर कर लिया होगा। नहीं, मुझे रात को घर जाकर 3 घंटे और प्रैक्टिस करनी होगी। कल मास्टर के आने से पहले मुझे कम से कम 3 कागजों को बिना फाड़े छेदना सीखना होगा। मैं मास्टर को निराश नहीं कर सकता। हो युएनहोंग के मन में एक डर सा बैठ गया था। इस दुनिया में मास्टर ली शुशिंग जैसे जीनियस भी हैं जो मेरी तरह दिन रात मेहनत नहीं करते, फिर भी मुझसे तेज सीखते हैं। अगर वो इतना कर सकते हैं तो मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जब तक जान है तब तक प्रैक्टिस करूंगा। हो युएनहोंग ने अपने शरीर के दर्द को नजरअंदाज किया, अपनी कमर सीधी की और एक बार फिर से प्रैक्टिस करने लगा। उसे वक्त का पता ही नहीं चला। वो पूरी तरह से अपनी प्रैक्टिस में खो गया था। जब सूरज ढलने लगा तो उसके पैनल का प्रोग्रेस कुछ ऐसा था। बाजीकान मिंगजिंग प्रोग्रेस 209/600। अगर मैं इसी रफ्तार से प्रैक्टिस करता रहा तो 3 to 4 दिनों में मैं मिंगजिंग लेवल को पूरी तरह से मास्टर कर लूंगा। शाम हो चुकी थी, इसलिए वो युएनहोंग ने अपनी प्रैक्टिस रोकी। वो अकाउंट्स ऑफिस गया और अपना इस महीने का 1 सेल सिल्कोइंस का अलाउंस ले लिया। इतनी बड़ी रकम, ये तो उसके पिता की पूरे साल की कमाई के बराबर थी। ये पैसे मुझे अपने पास ही रखने चाहिए। पैसे मिलने के बाद उसने स्कूल से एक व्हाइट वैक्स वुड स्पीयर और 6 डब्बे बढ़िया कागज खरीदे। फिर उसने कुछ मजदूरों को बुलाया और ये सारा सामान अपने घर भिजवा दिया।
मार्शल आर्ट्स सीखना सच में बहुत महंगा है। अब उसे समझ आ रहा था कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं, सिर्फ ये कागज और स्पेयर खरीदने में ही उसके पिता की आधे साल की कमाई लग गई थी। जब हो युएनहोंग स्कूल से बाहर निकल रहा था तो उसकी नजर अचानक एक आदमी पर पड़ी। वो थोड़ा चौंका। वो आदमी पीछे से बिल्कुल उसके पिता जैसा लग रहा था, पर वो बहुत दूर था और भीड़ में था, इसलिए हो युएनहोंग पक्के तौर पर नहीं कह सकता था कि वो उसके पिता ही हैं। जब वो आगे बढ़ा तो वो आदमी भीतर में कहीं खो गया। शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई है। हो युएनहोंग ने अपना सिर हिलाया। पिताजी वैसे भी पिछले कुछ दिनों से कम ही घर आ रहे हैं, रात को भी वो बाहर ही रहते हैं, पता नहीं क्या काम कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अब से मुझे हर महीने स्कूल से 10 सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे तो हमें पैसों की कोई परेशानी नहीं होगी और पिताजी को भी अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उधर साहब आराम से बैठिए। होफू झुककर गॉड ऑफ स्पेयर स्कूल के मैनेजर को एक रिक्शे में बिठा रहा था। जब मैनेजर आराम से बैठ गया तो होफू रिक्शा खींचने लगा। वो मैनेजर बहुत मोटा था, उसका वजन 2 आदमियों के बराबर था। होफू को रिक्शा तेज भी चलाना था और उसे झटके भी नहीं लगने देने थे। ये बहुत मुश्किल काम था। कुछ ही देर में होफू का सारा कपड़ा पसीने से भीग गया। अरे आज तो स्कूल में कमाल ही हो गया। मैनेजर शू ने इतने दिनों से एक बात छुपाकर रखी थी। आज पता चला कि स्कूल में एक नया डायरेक्ट डिसाइपल आया है और वो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, वो तो 20 साल से भी कम उम्र का एक लौगा है। होफू चुपचाप रिक्शा चलाता रहा। उसने ऐसे दिखाया जैसे उसने उस मोटे मैनेजर की बात सुनी ही नहीं। वो मैनेजर उसे अपने रिक्शे के लिए सिर्फ इसलिए चुनता था क्योंकि होफू का मुंह बंद रहता था, वो कभी फालतू बात नहीं करता। पर होफू अंदर ही अंदर बहुत हैरान था। 20 साल से भी कम उम्र का लगा, वो तो मेरे आहोंग के बराबर का ही होगा और वो गॉड ऑफ स्पेयर स्कूल के मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल बन गया। वो कितना बड़ा जीनियस होगा। काश मेरे आहोंग में उस लग्गे का 10% भी होता तो मैं खुशी खुशी मर सकता था। साहब मैंने आयरी किस्त के पैसे भी जोड़ लिए हैं। मेरे बेटे की नौकरी कब तक पक्की हो जाएगी? जब होफू को लगा कि मैनेजर अब कुछ सोच नहीं रहा है तो उसने डरते डरते पूछा। पिछले कुछ दिनों से वो अपने बेटे की नौकरी के लिए ही भागदौड़ कर रहा था। रिक्शे वालों की सबसे अच्छी नौकरी वो होती है जहां उन्हें गॉड ऑफ स्पेयर स्कूल के लिए रिक्शा चलाना होता है। उन्हें दिन में सिर्फ 2 बार चक्कर लगाने होते हैं, काम भी कम होता है और पैसे भी बहुत मिलते हैं, महीने के पूरे 10 सिल्वर कॉइन्स। पर ऐसी नौकरी के लिए लाइन भी बहुत लंबी होती है। होफू को खुद ये नौकरी नहीं मिल पाई थी, पर अपने बेटे के लिए उसने स्कूल के इस मैनेजर को मक्खन लगाया था ताकि वो उसके बेटे को ये नौकरी दिला दे। गॉड ऑफ स्पेयर स्कूल का एक मैनेजर कोई छोटी मोटी चीज नहीं होता। पुलिस वाले भी उनकी इज्जत करते हैं। होफू और हो युएनहोंग के लिए तो ये मैनेजर किसी बहुत बड़े आदमी से कम नहीं था। उसके लिए एक छोटी सी नौकरी दिलाना चुटकियों का खेल था। देख होफू, तुझे तो पता ही है कि जब से मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन ने 4 डिसाइपल बैन का नया रूल निकाला तब से आम लोगों के लिए मार्शल आर्ट स्कूल्स में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए अब लोग इन स्कूल्स में काम करने के लिए पागल हो रहे हैं, फिर चाहे वो रिक्शा खींचना हो या खाना बनाना, क्योंकि ये काम भी आम लोगों के काम से बहुत ऊपर माने जाते हैं। अगर कोई गलती न करो तो ये जिंदगी भर की पक्की नौकरी है। मैनेजर की बातें सुनकर होफू को कुछ गड़बड़ लगी और उसकी शक सही निकला। जब मैनेजर ने आगे कहा, इसलिए अब इस नौकरी को चाहने वाले लोग बहुत बढ़ गए हैं तो इसकी कीमत भी बढ़ गई है। अब इसके लिए 360 सिल्वर कॉइन्स लगेंगे। 360 सिल्वर कॉइन्स, होफू तो जैसे सुन ही हो गया। इतनी बड़ी रकम अगर वो खुद को बेच भी दे तब भी इतने पैसे नहीं जोड़ सकता। उसे 180 सिल्वर कॉइन्स जोड़ने में भी नानी याद आ गई थी। उसने वू शाओसिया से भी 160 सिल्वर कॉइन्स उधार लिए थे। अब वो अचानक से 360 सिल्वर कॉइन्स कहां से लाएगा? हाँ, 360 सिल्वर कॉइन्स, ये तो अभी का रेट है, 1 महीने बाद तो ये और भी बढ़ जाएगा। होफू चुप हो गया। वो पुराना सा घर भले ही टूटा फूटा था, पर वो जिनमेन में उनका इकलौता ठिकाना था। शाम को उस मैनेजर को उसके घर छोड़ने के बाद होफू गली के एक कोने में बैठ गया। वो तब तक वहीं बैठा रहा जब तक कि सूरज पूरी तरह से ढल नहीं गया। वो एकदम चुप था, गली के उस पुराने और बदबूदार पत्थर की तरह। मैं बूढ़ा हो गया हूं, एक गड्ढे के पानी में अपनी परछाई देखकर होफू बरबराया। एक वक्त था जब वो भी अपने बेटे अहोंग की तरह जवान और तत्वर था। उसके अंदर बहुत हिम्मत थी, पर इतने सालों तक रिक्शा खींचने के बाद उसकी कमर झुक गई थी, उसके बाल सफेद हो गए थे। मेरा अहोंग मेरी तरह नहीं जिएगा। वो मेरी तरह पूरी जिंदगी रिक्शा खींचकर बीमार नहीं तरेगा और दूसरों के सामने सिर नहीं झुकाएगा। अगर वो मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट नहीं बन सकता तो क्या हुआ? अगर उसे गॉड ऑफ स्पेयर स्कूल में ये नौकरी मिल गई तो वो कम से कम पेट भर खा तो सकेगा, वो एक अच्छी जिंदगी जी सकेगा। और फिर अगर घर न भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है?
अगर मेरा आहोंग खुश है तो मेरे लिए बस इतना ही काफी है। होफू अपने झुके हुए कंधों के साथ धीरे धीरे अपने घर की तरफ चलने लगा। डूबते हुए सूरज की रोशनी में उसकी परछाई बहुत लंबी लग रही थी। घर जाने से पहले हो युअन हुंग हुईचुनतांग फार्मेसी गया। उसने अपने मास्टर का वो टोकन दिखाया और बहुत सारी मिंजिंग लेवल की दवाइयां ले ली। ये दवाइयां उसे मिंजिंग लेवल को पूरी तरह से पार करने में मदद करेंगी। उसे मिंजिंग लेवल के आखिरी हिस्से में पहुंचने के बाद चिलियन पेस्ट नाम की एक बहुत ही आस दवाई की जरूरत होगी, पर यह दवाई बहुत रेयर थी। हुचुनतंग फार्मेसी में भी ये नहीं थी। उसने मैनेजर शू से सुना था कि कुछ दिनों बाद गॉड ऑफ स्पीयर स्कूल और बाकी स्कूल्स के बीच एक कंपटीशन होने वाला है और जो जीतेगा उसे इनाम में यही चिलियन पेस्ट मिलेगा। दवाइयां लेने के बाद हो युआहोंग सब्जी मंडी गया। आज उसने बहुत सारा गोश्त और अच्छी अच्छी सब्जियां खरीदी जो वो आम दिनों में कभी नहीं खरीद पाता था। अब उसके पास पैसे थे तो वो अच्छा खाना खा सकता था। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसके पिता अभी तक वापस नहीं आए थे। उसने वो सारा सामान किचन में रखा और पोर्क और कैबेज का एक बहुत ही शानदार खाना बनाया। फिर वो अपने उस छोटे से प्रैक्टिस रूम में गया। उसने दीवार पर वो नया कागज लगाया और अपना स्पीयर उठाकर खेदरा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और अपने दिमाग को शांत किया। दिन भर की सारी बातें उसके दिमाग में